तो अभी तक हमने जो पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, उसका साइंस की फील्ड में और हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड यूज़ है, उसका एप्लीकेशन है। और वो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, वैसे तो साइंस की फील्ड में बहुत है और जनरल लाइफ में भी है। तो सबसे पहले हम जो सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो हम देखेंगे। तो सिंपलेस्ट एप्लीकेशन क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है, इसकी हाइट फाइंड करना चाहते हैं। लाइक यहाँ देखो बना रखा है बुर्ज खलीफा, उसकी हाइट फाइंड करना चाहते हैं हम। और हिमालय एवरेस्ट की हाइट फाइंड करना चाहते हैं, है ना। तो हम जाकर यहाँ पे कोई इंच टेप या मीटर स्केल लेकर हम बिल्डिंग पे चढ़ें और लेकर वहाँ से इतना लंबा मीटर स्केल बना के तब नापें, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे बहुत हेल्प करती है। इतना हेल्प करती है कि तुम बिना मीटर स्केल लिए बिल्डिंग पर बिना चढ़े तुम उस बिल्डिंग की या हिमालय की हाइट को नाप सकते हो। इतना यूज़ है यहाँ पे। कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है और कितना ब्यूटीफुल यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे। और ये सिंपलेस्ट यूज़ है, साइंस में भी बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है इसका। तो इसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर, एनसीईआरटी क्लास 10th में ऊंचाई और दूरी, हिंदी में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ओके। और तो देखो कैसे इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये हम सीखेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले ये देख लें कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको देख लें। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये हमें हेल्प करती है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग को हम बिना वहाँ पर गए मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट हैं ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे आप देखो बना रखा है एक हाउस है, हाउस के ऊपर तुम यहाँ खड़े हो, ये तुम खड़े हो और ये आईज़ हैं तुम्हारी। और अभी जब एप्लीकेशन होगा हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो हम अपने आप को पॉइंट की तरह लेंगे। अभी मान लिया कि हम इतने बड़े हैं, ये हाइट है हमारी। तो जब तुम, और हाइट है, हाइट से तुम तुम्हारी आँख जब तुम सीधे देखते हो, तो सीधे देखते हो जो लाइन एक ड्रॉ हो रही तुम्हारी आँख के जस्ट सामने, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन से अब जब तुम ऊपर देखोगे, जैसे कि यहाँ देखो एक टावर है, एक टावर यहाँ तक बना रखा है। टावर को अगर तुम अपने आईज से टावर के हेड को देखोगे तो तुम्हें अपनी आईज ऐसे उठानी पड़ेंगी, है ना। आँख ऐसे उठेगी इस लाइन से, ये तुम जो स्ट्रेट लाइन आई हुई है आईज के पास, उस लाइन से ये ऐसे आँख तुम्हारी उठेगी तो ऐसे जाएगी, है ना। तो ये जो लाइन जाएगी, जिसे जो लाइन जिसे तुम देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को, उस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इससे हम देख रहे हैं, इस लाइन ऑफ साइट है। ओके। तो क्या बन रहा है, जब ऐसे आँख उठा रहे हो तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन तुम्हारी आँख उठती है तो एक एंगल बना रही है कि नहीं। यहाँ पे, यहाँ देखो ये स्ट्रेट लाइन गई है, यहाँ से जब आइज ऊपर उठ रही हैं तो एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। उस एंगल को, क्योंकि एलिवेट हो रहा है ना, उठ रहा है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब उसी पॉइंट से छत के ऊपर तुम खड़े हो और इस टावर के फुट को देखना चाहते हो, नीचे टावर के पैर जहाँ पर है ना, नीचे ग्राउंड पर। तो तुम अब यहाँ छत पे खड़े हो तो नीचे देखने के लिए अपनी आँख को क्या करना पड़ेगा, डिप्रेशन मीन्स नीचे ले जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से आई जो लाइन आई हुई हॉरिजॉन्टल, वहाँ से तुम नीचे देखते हो तो एंगल कैसा बनता है, नीचे की तरफ बनता है। तो जो लाइन ऑफ साइट है वो कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है ये। तो लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच जो एंगल बनेगा उसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। और जो ऊपर उठते हुआ एंगल बन रहा है वो है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये दो तरह के एंगल यहाँ बनेंगे। जब तुम्हें कुछ ऊपर देखना होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे देखना होगा तो जो एंगल बनेगा इसका वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इतनी बात समझ में आती है कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन और कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक, अब बात आती है एप्लीकेशन की। हमने जो सीखा अभी तक, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो एंड कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनका हम करेंगे क्या, कहाँ यूज़ करेंगे। तो सिंपलेस्ट एग्जांपल, सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम जैसे अभी हमने कहा कि ये बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की तुम कैसे हाइट मेज़र करोगे बिना वहाँ गए, बिना मीटर स्केल लिए। तो ये तुम्हें कब पता चलेगा, जब भी तुम क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स लगाओगे। ओके, तो करना क्या होगा, बस थोड़ा सा हम जान लें, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा हाँ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं।
तो देखो करना क्या होगा अगर इसकी हाइट फाइंड करनी, तो तुम्हें यहाँ से जहाँ तुम खड़े हो ग्राउंड पे, यहाँ से जब तुम बिल्डिंग को देखोगे तो कौन सा एंगल बनेगा, जैसे तुमने वहाँ पढ़ा अभी, तो यहाँ ग्राउंड से अगर तुम बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो कैसा एंगल बनेगा, तुम्हारी आइज़ ऊपर उठेगी ना, ऐसे आइज़ ऊपर उठेगी और ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनेगा तो वहीं पर यहाँ एक लेज़र लाइट रखी जाएगी जिसकी रेज छोड़ी जाएंगी, लेज़र लाइट की रेज छोड़ी जाएंगी और रेज टॉप को हिट करेंगी। जब हिट करेंगी तो ये देखो रेज जा रही हैं, तो तुम्हें क्या मिल गया, एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया। यहाँ से यहाँ तक तो तुम मेज़र ही कर सकते हो, सड़क पे तो खड़े हो, तो यहाँ से यहाँ तक अपनी जो डिस्टेंस है बिल्डिंग से वो मेज़र कर लो बस। यहाँ बिल्डिंग से तुम्हारी तक की डिस्टेंस और यहाँ से टॉप का जो एंगल बन रहा है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास है तो तुम इस बिल्डिंग की हाइट को मेज़र कर सकते हो बिना वहाँ गए ऊपर से नीचे, इतना बड़ा तुम्हें स्केल नहीं लेनी पड़ेगी। तो कैसे होगा, ऐसे कैसे पता कर पाएंगे, ये हमें पता चलेगा जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो चलो अब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सर्कस में कोई आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी एक रस्सी है उस पर चढ़ रहा है और रस्सी अच्छी तरह से तनी हुई है और ज़मीन पर सीधे लगे खंभे के साथ बंधी हुई है। अब देखो क्या है सिचुएशन समझो, यहाँ पे फिगर ही मेन है। तो एक क्या है, एक रस्सी पे सर्कस का एक आर्टिस्ट चढ़ रहा है, वो कैसे रस्सी बंधी हुई है, यहाँ से एक पोल है, पोल के टॉप से बंधी हुई है, टॉप से यहाँ रस्सी बंधी हुई है और ये रस्सी कहाँ आ रही है, ग्राउंड पे आ रही है। ये ग्राउंड मान लो, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड को यहाँ से मिला दो, रस्सी यहाँ से टाइट हो रखी है बिल्कुल, यहाँ से करके टाइट यहाँ पर बांध दी गई है, ये रस्सी है, इस पर वो चढ़ रहा है। तो चलो देखते हैं और क्या दिया हुआ है। रस्सी की लेंथ दी हुई है दैट इज़ 20 मीटर, ये लेंथ है 20 मीटर। और क्या कह रहा है, डोरी जो ये जो रस्सी है इसके साथ ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से अब हम जो भी पूछिएगा यहाँ बता सकते हैं। क्या पूछ रहा है, पोल की हाइट बताओ, ये पोल है, ओके, ये पोल है, इसकी हाइट बतानी है, लेट द हाइट इज़ h। तो सोचो बस ऐसे ही एप्लीकेशन हम समझेंगे, इस एप्लीकेशन को करने के बाद, इस न्यूमेरिकल करने के बाद हम समझ जाएंगे कि किस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम किसी भी ऊंची से ऊंची बिल्डिंग की भी हाइट निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ कैसे निकालेंगे। तो ये रस्सी है 20 मीटर है, यहाँ से एंगल इसका गिवन है। तो अब सोचो क्या है, तुम्हें जो तुमने पढ़ा रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें कौन सा है जिसमें ये आता है तुम्हारा हाइपो आ रहा हो और जो हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर, कौन सी साइड, हाइपो एंड परपेंडिकुलर दोनों साइड आ रही हो, वो कौन सा रेशियो है। तो ज़रा याद करके देखो, वो रेशियो है साइन थीटा। देखो क्या था साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो था ना। तो साइन थीटा जो रेशियो था उसमें परपेंडिकुलर और हाइपो दोनों आ रहा था। तो यही रेशियो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो कैसे यूज़ करेंगे, हम कहेंगे कि ठीक है थीटा क्या है, ये एंगल है, तो यहाँ हम रख देंगे साइन 30 डिग्री है ना, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर h है, परपेंडिकुलर हमें पता करना है ये पोल की हाइट। और हाइपोटेनस, हाइपो दी हुई है यहाँ पे, यही तो हाइपो है 20, तो यहाँ 20 रख दो। अब साइन 30 की वैल्यू भी हमें पता है, तो इस तरफ हम क्या रख देंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इधर क्या बचा h/20 बन गया इक्वेशन। अब तुम इजीली h कितना है मीन्स इस पोल की हाइट कितनी है तुम पता कर सकते हो। तो चलो सॉल्व कर लो, इतना तो सॉल्व करना पता ही है तुम्हें। h फाइंड करना है, 20 इधर जाएगा, सीधा लिख के कर रहे हैं, 20 इधर डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 1/2 के साथ 20 मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या आ गई, देखो सिर्फ 10 1 ज़ा 10 मीटर। देखो हाइट पता चल गई, हमने आराम से फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हम देख पा रहे हो कि इसी तरह से यही मेथड यहाँ पर भी लगाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर हमें, क्योंकि ये लेज़र की लाइट की डिस्टेंस कितनी है वो भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये तो पता है। जैसे तुमने यहाँ देखा सिर्फ एक साइड पता थी और एंगल पता था, तो हमने हाइट पता कर लिया।
वैसे ही यहाँ पर हमें सिर्फ एक साइड बेस पता होगा, क्योंकि बेस हम मेज़र कर सकते हैं, और यहाँ से एंगल भी पता होगा क्योंकि लेज़र लाइट से हम मेज़र कर रहे हैं एंगल। तो एंगल पता हो गया, बेस पता हो गया, हाइट पता करनी है। तो अब ज़रा सोच कर बताओ, अगर तुम्हें बेस पता है और यहाँ एंगल पता है और एच पता करना है, तो एच और बेस परपेंडिकुलर और बेस कौन से रेशियो में आता है? कॉस में आता है। देखो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन, नहीं सॉरी कॉस नहीं, टेन थीटा है ना, टेन थीटा में आता है। तो किस में आता है? परपेंडिकुलर और बेस कौन से रेशियो में आता है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। क्यों लिया हमने परपेंडिकुलर और बेस? क्योंकि बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर मीन्स हाइट हमें पता करनी है, तो उसके लिए रेशियो होता है टेन थीटा। थीटा भी तुम्हें यहाँ गिवन होगा। तो जब बेस पता होगा और परपेंडिकुलर तुम्हें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर मीन्स इस बिल्डिंग की हाइट। तो जब इस बिल्डिंग की हाइट पता करोगे और बेस मान लो यहाँ से हमने ले लिया कि ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर हो गई, और एंगल यहाँ से अगर हमने पता किया तो लेट इट इज़ 60 डिग्री और 45 डिग्री, वॉट एवर 45 डिग्री है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 10 45 डिग्री। ओके, अब 10 45 की वैल्यू पता है, यहाँ रखो, h/10 है, 10 उधर भेजो, h पता चल गया है ना। तो कोई एक साइड गिवन हो और एंगल हमें गिवन हो तो हम हाइट पता कर सकते हैं या हाइपोटेनस पता कर सकते हैं, कुछ भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमें कितना ब्यूटीफुली हेल्प कर रही है। ओके, तो चलो अब न्यूमेरिकल्स कुछ और लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आंधी आने से कोई एक पेड़ है जो टूट कर गिर गया है और ज़मीन से टच हो रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ मैंने ड्रॉ की है और सॉल्व किया है। पहले हम तुम्हें समझा दें, देखो कैसे हुआ होगा। देखो ये पेड़ है ना, इधर से देखते हैं, ये पेड़ है इस तरह से, ये ग्राउंड है, इसे हम ग्राउंड समझेंगे। ये पेड़ है यहाँ पे, अगर ये टूट जाए, आंधी आने से टूट जाए, यहाँ से बीच से टूट के ऐसे तो गिरेगा ना, ज़मीन पे टच होगा, ऐसे गिर रहा है। तो देखो कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं। ये हिस्सा जो टूट के गिरा है ये क्या बना, हाइपो बना, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो परपेंडिकुलर है ना। और जहाँ टच कर रहा है वहाँ से लेकर इस पेड़ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या बनी, बेस बनी है ना। फिर से देख लो, आंधी आई, ये टूट कर गिरा, यहाँ टच हुआ, बन गया ना क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो टूटा हुआ हिस्सा है हाइपो, बचा हुआ हिस्सा परपेंडिकुलर, जहाँ टच कर रहा है वहाँ से पेड़ तक की दूरी बेस। तो यही सिचुएशन यहाँ ड्रॉ की गई है। अब देख लो, इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है जब यहाँ पे पेड़ टूट कर गिरा है, तो जब पहले यहाँ तक था, टूट कर गिर के यहाँ टच होने लगा ज़मीन पे, तो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन्स से दिखा दिया ताकि ये लगे कि पहले यहाँ था, अब यहाँ आ चुका है। यही पार्ट यहाँ पे टच हो रहा है ना, वही पार्ट जो ऊपर था वही तो टच हो रहा है ज़मीन से, ये वाला। और जहाँ टच कर रहा है वहाँ से ट्री तक की डिस्टेंस दी हुई है 8 मीटर। और जब टच कर रहा है तो इसके यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ये सारी कंडीशन दी हुई है। तो अगर हमें कहा जा रहा है कि फाइंड करो इस ट्री की हाइट, तो ट्री की हाइट तो यहाँ से यहाँ तक है ना, BD तक। तो B से D तक अगर फाइंड करना है तो हमें BC प्लस CD दोनों ऐड करना होगा। दैट मीन्स हमें पहले BC फाइंड करना होगा, फिर CD। और CD कैसे फाइंड करेंगे, CD तो यही वाला पार्ट है ना जो टच हो रहा है, तो इसका मतलब हमें AC फाइंड करना होगा। BC और AC ये दोनों फाइंड करें, उन दोनों को ऐड कर दें तो ट्री की हाइट पता चल जाएगी। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमने BC को फाइंड करने के लिए क्या किया, BC मीन्स ये पार्ट है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस तुमको गिवन है और परपेंडिकुलर तुम्हें फाइंड करना है। तो ऐसा ये कौन से रेशियो में आता है कि परपेंडिकुलर और बेस और एंगल, तो यहाँ दिखा हुआ देखो परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, तो किसका रेशियो है, tan थीटा का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा, tan थीटा, थीटा मीन्स एंगल। तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन है, BC, बेस कौन है, AB, यहाँ रखा। नेक्स्ट लाइन,
BC की तो फाइंड ही करनी है वैल्यू, AB की वैल्यू 8 है, रख दिया, tan 30 1/√3। अब देखो BC यहाँ फाइंड करो, 8 उधर जाएगा तो 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा, देन BC इज इक्वल्स टू 8/√3। अब √3 आ गया है तो क्या करें, रेशनलाइज करें, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 होकर 3 बना और ये बना 8√3। ये आ गया तुम्हारा BC। अब क्या फाइंड करना है, AC। तो AC तो यहाँ पर हाइपो है ना, हाइपो चाहिए तुम्हें, और तुम्हें बेस पता है, कौन सा रेशियो है हाइपो और बेस वाला, cos थीटा। तो हमने लिख दिया बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो बेस कौन है, AB, हाइपो कौन है, AC, थीटा कितना है 30, रख दिया AB अपॉन AC। अब AB मालूम है 8 मीटर है, 8 मीटर। AC फाइंड करना है, cos 30 √3/2। AC फाइंड करना है, इक्वेशन बन गया, इजीली फाइंड कर सकते हो, जिन्हें जनरल इक्वेशन भी सॉल्व करने आते हैं वो कर सकते हैं। तो AC यहाँ से फाइंड करेंगे, और ये देखो AC इज इक्वल्स टू 16 ना, यहाँ से जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 16 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, तो 16/√3। इसे रेशनलाइज करेंगे, √3 मल्टीप्लाई, √3 में मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, रूट हटेगा और यहाँ पे 16√3। अब क्या करें, AC और BC, यही तो शुरू में बोला था, ट्री की हाइट BC प्लस CD मीन्स AC, इनको ऐड कर दो आ जाएगी हाइट। तो हम यहाँ आगे चल रहे हैं, हाइट ऑफ द ट्री दैट इज इक्वल टू BC प्लस CD। ओके, तो CD मीन्स व्हाट, AC, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री मीन्स हो गया BC प्लस AC, क्योंकि CD AC बराबर है ना। तो अब दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, 16√3/3 प्लस 8 ठीक है। तो BC प्लस AC करेंगे, BC कितना है BC 8√3/3, थोड़ा सा स्पेस लेकर कर रहे हैं इधर से, 8√3/3 प्लस AC कितना है 16√3/3, 16√3/3 ऐड करो, ऐड करने पर कितना आ गया देखो, जैसे x ऐड करते हो 8x प्लस 16x, उसी तरह से इसको अज्यूम करो कि x की जगह कौन है, √3 है। सिमिलरली ये भी ऐड हो जाएगा, 16 और 8 24x बोलोगे, वैसे यहाँ पे 16 और 8 24 और √3, ठीक है, जैसे x ऐड हो रहा है वैसे √3 भी ऐड हो सकता है। तो ये हो गया 24√3 अपॉन, क्योंकि सेम बेस है तो डायरेक्ट ऐड हो रहा है √3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो आंसर आया हम लोगों का 8√3 मीटर। ओके, ये है हाइट ऑफ द ट्री, 8√3 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 तरह की स्लाइड लगाना चाहती है, फिसलने वाला जो होता है बच्चों का, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरा जो बनाएगी वो उस बड़े बच्चों के लिए। तो दोनों सिचुएशंस के लिए हम यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो बना रही है वो 1.5 मीटर की हाइट का होगा और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बनाएगा। डैट मीन्स ये देखो, जैसे ये स्लाइड है तो स्लाइड ज़मीन के ऐसे होगा, ये स्लाइड हुआ और इसकी हाइट कम रखी जाएगी छोटे बच्चों के लिए, और ये जो लेंथ है इसकी लेंथ पूछ रहा है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, हाइट 1.5 मीटर की हो और ये जो स्लाइड है वो ज़मीन के साथ, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए, तो फिर कितनी लेंथ होगी उस स्लाइड की, ये छोटे बच्चों के लिए। फिर बड़े बच्चों के लिए कह रहा है कि 3 मीटर पर हो। अभी तो ये 1.5 मीटर की हाइट पर थी, 1.5 मीटर, अब ये और हाइट बढ़ जाए, मीन्स ये हाइट बढ़ गई, जब ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हाइट ये बढ़ा दी जाती है, तब इसकी लंबाई कितनी होगी और ज़मीन के साथ एंगल कितना बनाएगी ग्राउंड के साथ ये स्लाइड,
60 डिग्री एंगल। दोनों सिचुएशन में हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं। अच्छा, इसमें एक और है, देखो कैसे विमेन एम्पावरमेंट और एक हमारी जो हमारे सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की जनरल सोच होती है कि कह रहा है ठेकेदार चाहती है, विमेन है, ऐसे सबके दिमाग में आएगा चाहती है, विमेन ठेकेदार है। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा कभी कभी ये मोस्टली मैंने देखा है क्वेश्चंस में ये उन बातों को रख देते हैं जो आप सोचते हैं कि अरे विमेन होगी, ये फार्मर करना चाहती है, एक उसका लैंड है उसको डिवाइड करना चाहती है, अगेन वहाँ पे पॉइंट आउट करता है देखो विमेन है। और फिर इंडिया में क्या है कि अरे फार्मर है विमेन है और ठेकेदार है विमेन है। हाँ, हो सकती है भाई, विमेन ट्रक ड्राइवर हो सकती है, विमेन ट्रेन ड्राइवर हो सकती है, विमेन आर्मी में हो सकती है, पायलट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो ये एक बहुत अच्छा लिखता है इसीलिए कि आप सोचो थोड़ा सा कि आप अगर आपको लगे विमेन तो फिर आपको कोई बताए क्यों नहीं विमेन, है ना। बहुत अच्छा बोलता है एनसीईआरटी में, इस तरह लिखने का एक तरीका है कि आप और भी चीज़ें समझें। गुड, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं दोनों। तो पहले 1.5 मीटर हाइट का करो। छोटे बच्चों के लिए हाइट जो होगी, यहाँ बनाते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो हाइट होगी ये होगी 1.5 मीटर की, और ग्राउंड के साथ वो एंगल बनाएगा 30 डिग्री का, ऐसा बताया गया है। ग्राउंड के साथ ये देखो ये स्लाइड लग रही है। ओके, ये स्लाइड लग गई, ज़मीन से टच हो रही है ग्राउंड के साथ, और एंगल बना रही है 30 डिग्री का। ओके, ये स्लाइड, चलो तो अब यहाँ पे 90 डिग्री, और ये हाइट कितनी है ग्राउंड से, 1.5 मीटर की है। सो लेंथ कितनी होगी, फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज़, और जो बड़े बच्चों के लिए है उसकी हाइट थोड़ी बड़ी है, तो मान लेते हैं यहाँ पर है, ये बड़े बच्चों की हाइट है, और वो ग्राउंड के साथ बना रहा है 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री। तो ये लेंथ हमें फाइंड करनी है स्लाइड की, और हाइट कितनी है 3 मीटर की। दोनों सिचुएशन में लेंथ फाइंड करनी है यहाँ की भी। तो चलो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं और लेंथ फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल गिवन है, हाइपो चाहिए, कौन सा रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो कौन सा रेशियो है, साइन थीटा लगाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल्स टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर कितनी है वो हमें फाइंड करनी है, लेट इट इज़, नाम रख देते हैं कुछ ए बी सी। तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी है बी सी, हाइपो कितनी है ए सी, इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। बी सी की वैल्यू पता है 1.5 रखो। ए सी तुम्हें फाइंड करना है, उसको तुमने एल माना है, लेंथ इज इक्वल्स टू साइन 30 1/2। एल यहाँ से फिर से अगेन इक्वेशन बन गया, एल इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो एल इज इक्वल्स टू क्या बन गया 1.5 इंटू 2 कितना आ गया 1.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 मीटर, है ना। तो स्लाइड की लेंथ आ गई 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर। यहाँ पे पहले लिख देना लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर, सॉरी कितना L, यहाँ से L फाइंड हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं, अगेन वही कॉन्सेप्ट, ये तुम्हें कर लेना चाहिए वैसे, कोई नया नहीं है, सेम है बिल्कुल। ओके, यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलो इसको ड्रॉ कर लो फिर करते हैं। सॉल्यूशन 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्या है तो एक कोई टावर है, कोई एक टावर है, टावर से
30 मीटर के डिस्टेंस पे टावर का जो फुट है, टावर का जो फुट है वहाँ से 30 मीटर की डिस्टेंस, फुट से 30 मीटर, तो ये डिस्टेंस गिवन है 30 मीटर की डिस्टेंस। यहाँ से जब हम लोग टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण जो बनता है वो दिया हुआ है। कितना बनता है देखो, 30 डिग्री बनता है, ये 30 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, ऐसे कह सकते हो, है ना। अब तुम्हें h फाइंड करना है, मीन्स ये परपेंडिकुलर और ये बेस गिवन है, एंगल गिवन है। कौन सा रेशियो परपेंडिकुलर और बेस के लिए, tan थीटा। हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। परपेंडिकुलर कितनी है, हाइट ऑफ द टावर, बेस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट 30 मीटर, इक्वल tan 30, थीटा मीन्स एंगल 30 डिग्री। वैल्यू पुट करो यहाँ पे और h फाइंड कर लो। h अपॉन 30 इज इक्वल्स tan 30 1 अपॉन √3, देन h इज इक्वल्स टू, ये वहाँ जाके 30 मल्टीप्लाई हुआ अपॉन √3। अब क्या करो, रेशनलाइज करो। h इज इक्वल्स टू √3 से दोनों में मल्टीप्लाई, ऐसे तो रेशनलाइज होता है, √3 अपॉन, अब √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना। 3 1 3, 3 10 30, तो h इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ये आ गई तुम्हारी टावर की हाइट। ओके, और उससे पहले यहाँ पे लिख लेना लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर, उसके बाद इसे सॉल्व करना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये भी इजी है, नेक्स्ट करते हैं, फिर इसको कर लो। ओके, सॉल्यूशन 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो। एक पतंग है जो 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है और उसे ज़मीन पर, ग्राउंड पर, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ये हो गया ग्राउंड। ओके, इस ग्राउंड से यहाँ पर जो पतंग की जो डोर है उसको यहाँ पर बांध दिया गया है, तो ये डोर ऐसे ही तो उड़ेगी, हवा अगर चल रही है तो ये वैसे सीधी तो उड़ेगी नहीं पतंग, है ना, उसको ऐसे उड़ेगी, तो ये उड़ रही है पतंग यहाँ से, और इसके साथ ग्राउंड के साथ जो पतंग की डोर है वो कितना एंगल बना रही है, गिवन है 60 डिग्री एंगल बना रही है ना, ये जो यहाँ पतंग है। और कितनी हाइट पे उड़ रही है, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, कितनी हाइट है उसकी, तो ये गिवन है 60 मीटर। छोटा ही फिगर बनाते हैं, ये 60 मीटर, यहाँ कहीं पतंग है, तो ये हाइट जो ग्राउंड से हाइट है ये 60 मीटर है। ठीक, अब तुम्हें फाइंड क्या करना है, डोरी की लंबाई, ये जो धागा है जो जिसमें पतंग बंधी हुई है इसकी लंबाई बतानी है, लेंथ। तो क्या है, ये हाइपो है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नंबर 5। तो लेट द लेंथ ऑफ द थ्रेड, लेट द लेंथ ऑफ द थ्रेड, ये कर लो खुद से, लेंथ ऑफ थ्रेड इज इक्वल्स टू L, इसको L मान लिया। अब लगा दो परपेंडिकुलर हाइपो, रेशियो बताओ किसका है, ये साइन का है, हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल्स टू साइन थीटा। थीटा परपेंडिकुलर कितना है 60, हाइपो L, ठीक है, और साइन थीटा साइन 60। L फाइंड करना है, वैल्यू रखो, तो 60 अपॉन L इज इक्वल्स टू साइन 60, दैट इज √3 अपॉन 2। ओके, L फाइंड कर लो,
L इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 120 होगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया है, अब सॉल्व करेंगे। इधर मल्टीप्लाई हुआ तो L√3, इधर हुआ 120 लिख दिया इसका आंसर। L√3 बना है तो √3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा अपॉन √3। ओके, अब रेशनलाइज करना होगा √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो 120√3 अपॉन √3 से फिर √3 मल्टीप्लाई होगा, 3 आ जाएगा, कैंसिल करोगे 3 4 12 40, देन L इज इक्वल्स टू 40√3 मीटर। ये आ गया थ्रेड की लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें एक टावर है, टावर से एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर हाइट है उसकी, टावर से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। लेट द डिस्टेंस इज ए बी डिस्टेंस बोलो या ये डिस्टेंस बोलो। ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से लड़के की कुछ हाइट है, इसलिए वो 1.5 मीटर का है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही हुई ना, तो ए बी हम मानेंगे कि यहाँ टावर से कोई डिस्टेंस है जहाँ पे लड़का खड़ा है, और लड़का 1.5 मीटर का है। जब यहाँ से देखता है इस जगह से, इसकी ये आइज़ है ना, आइज़ जब ऊपर उठती है यहाँ से देखता है टॉप को तो 30 डिग्री, थोड़ा आगे आकर देखता है तो थोड़ा आगे आता है तो उसी पॉइंट को देखने के लिए आइज़ ऊपर करनी पड़ेगी, तो 60 डिग्री एंगल बनता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो कितनी दूर चला है, जब उसे 60 डिग्री देखना पड़ा तो वो कितनी दूर चला, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, कितनी डिस्टेंस उसने चली। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल ABC को सॉल्व करेंगे। ABC को करने से पहले हम कुछ देख लें यहाँ क्या क्या है, कैसे हम यहाँ BC क्या है। देखो टोटल हाइट जो दी हुई है टावर की वो है 30 मीटर, लड़का है 1.5 मीटर का, यहाँ 1.5 डैट मीन्स यहाँ पर भी 1.5 हुआ, ये लाइन 1.5 मीटर। तो 30 में से अगर 1.5 मीटर माइनस करोगे तभी तो इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर मिलेगी, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल में ही तो वर्क करना है ना, यहाँ तो कुछ है नहीं, ट्रायंगल तो बना नहीं है, यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पर बना है तो हमें इसी ट्रायंगल में वर्क करना है, इसलिए हमें इसी ट्रायंगल की क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर यहाँ चाहिए, तो 30 टोटल हाइट है, उसमें से लड़के की हाइट माइनस कर दो, क्योंकि ये हाइट ही तो है, माइनस कर दो और आ जाएगी ये परपेंडिकुलर। ठीक, ये परपेंडिकुलर फाइंड हो गई तो इस ट्रायंगल में एक साइड फाइंड हो गई और एंगल पता है तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, जैसा कि अभी तक करते आए हैं। तो पहले हम काम करेंगे, देखो BC यहाँ फाइंड कर लिया हमने, ये BC कितनी है, DC माइनस BD, तो DC कितनी है 30 माइनस BD कितनी है 1.5, माइनस किया ये आया। ओके, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो ये आएगा 57/2 आएगा। ओके, अब ट्रायंगल ABC में वर्क करो, ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा लिख दिया। परपेंडिकुलर है 57/2, बेस है AB रख दिया 57/2 अपॉन बेस, tan 30 1/√3। अब इसको ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 57/2 AB। अब यहाँ से तुम्हें AB फाइंड करना है, तो AB इधर गया, √3 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 57√3, AB यहाँ पर गया, अपॉन 2 पहले से यहीं है, तो 57√3/2 AB फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट, नाउ इन ट्रायंगल BCE, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इसमें काम करते हैं। तो BCE में देखो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर फिर से 57/2 है, बेस कितना है BE लिख दिया, 50 परपेंडिकुलर 57/2 बेस B, एंगल यहाँ का 60 है तो tan 60। ओके, tan थीटा है tan 60। अब वैल्यू रखो, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 होगी ना, tan 60 की वैल्यू √3 होगी, B वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो क्या बन जाएगा B √3। यहाँ क्या बचा 57/2।
बी फाइंड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई ये आकर डिवाइड कर देगा, तो 57/2 को √3 डिवाइड करेगा, 57/2 √3 है ना इसके नीचे। अब इसका क्या करो, रेशनलाइज कर दो, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो √3 से यहाँ हुआ तो ये बना, √3 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो √3 का 3 हो गया, फिर 3 को हमने कैंसिल कर दिया 57 में, 3 1 जा 3, 3 19, 57, क्या बचा 19√3/2, b इज इक्वल्स टू 19√3/2 मीटर आ गया। ओके, सब मीटर में लिख सकते हो। अब हमें चाहिए क्या, लड़का कितनी डिस्टेंस कवर किया है लड़के ने तो AE डिस्टेंस कवर किया है, तो AE पता करना है, तो वो कैसे पता चलेगा, AB माइनस BE है ना, यहाँ से यहाँ तक से इतना माइनस कर दोगे तो AE आ जाएगा। तो AE के लिए हमने लिखा AB माइनस B, AB